अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान के साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, खैरियत से, फिटफाट, मज़े में, खुशपाश रहिए। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ ही इस बात का भी ख्याल रखिए कि अगर आपकी सेहत में कुछ इशूज़ आ रहे हैं, आपके खाने पीने के मामला जो है वो डिस्टर्ब हुए हैं, अगर आप ये नहीं जानते हैं कि आपको अपनी डाइट प्लानिंग कैसे सेट करनी है, या फिर आपको कोई ऐसी स्वेर किस्म की बीमारी है जिसमें हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ शामिल है, तो फिर आपको अपनी डाइट में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करना है और किस तरह आप अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। और शुगर पेशेंट जो हैं, ख़ास तौर पे आज का प्रोग्राम उनके लिए है कि हम आज के प्रोग्राम में स्पेशली जो है वो आपको गाइडेंस भी देंगे, आपको बताएंगे भी। और अक्सर यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो लोगों को पता भी नहीं होता, क्योंकि जब तक इसका टेस्ट ना करवाया जाए पता नहीं चलता कि आपका यूरिक एसिड जो है वो बढ़ा है। लेकिन सिम्टम्स ऐसे नुमाया होने शुरू हो जाते हैं जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि यूरिक एसिड प्रॉब्लम कर रहा है और इंसान जो है वो अब बीमारी के जो है वो करीब है, बल्कि पहुंच चुका है उस तक। तो इस वक्त में आपने अपनी डाइट को किस तरह मेंटेन करना है और आपने अपनी डाइट में कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, क्या आपने करना है, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, सारी चीज़ों पे बात करने के लिए आज एक न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ है जिन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा जो है वो अपने सिनेरियो को लेके चल रही है। मुख्तलिफ हॉस्पिटल में इस टाइम जो है वो ऑन ड्यूटी भी है। तो ज़रा उनसे जानते हैं कि इस सिचुएशन में एक तो ये कितने साल के बाद जो है यूरिक एसिड बढ़ना शुरू होता है, और दूसरे इस यूरिक एसिड के जो सिम्टम्स हैं वो कौन कौन से जो है वो नुमाया होते हैं। हमारे साथ मौजूद है तूबा इदरीस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं तूबा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफ़ वक्त में से टाइम निकाल के हमें दिया और आज आप हमारे प्रोग्राम में आई। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त में जो आपके पास पेशेंट आ रहे हैं उनमें सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है? अच्छा, आजकल यूरिक एसिड, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ तो पीक पे है। यानी किसी भी पेशेंट को अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो ये तीनों चीज़ें ऑलमोस्ट साथ होती ही होती हैं। सही। तो अगर ये तीनों चीज़ें जो है वो साथ साथ चल रही हैं तो आप उनको फिर क्या सजेस्ट करती हैं कि क्या वो खाएं पिएँ और अपनी डाइट को कैसे मेंटेन करें? अच्छा, अगर सबसे पहले मैं यूरिक एसिड की बात करती हूँ तो उसके अंदर तो ये है कि आजकल ऑलमोस्ट 35+, 40+ जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादातर यही कंप्लेन करते हैं कि हम चलते हैं तो हमारे पाँव में पेन होती है, हमारे जॉइंट्स में पेन होती है, बहुत ज़्यादा इस तरह का प्रॉब्लम है। अच्छा। तो इसके अंदर सबसे पहले हम यही देखते हैं कि उनके यूरिक एसिड लेवल्स राइज हुए होते हैं। और इसकी वजह जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आजकल आप देखें स्लीप साइकिल इतना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। हम लोग बाहर का जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, लेकिन बहुत से हमारे 40+ एज ग्रुप के ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ें नहीं भी खाते। हाँ बिल्कुल, जाहिर है वो नहीं ये चीज़ें पसंद करते। हाँ जी, लेकिन फिर भी उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि वो अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो यूरिक एसिड की आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को ज़्यादा कर देती हैं। ओके जी। वो कौन सी ऐसी डाइट में चीज़ें होती हैं जो हमारे बुजुर्गों को नहीं पता और वो अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं? एक्चुअली डाइट में नेचुरली फाउंड होते हैं, प्यूरिन्स नेचुरली पाए जाते हैं डाइट के अंदर। ठीक है। तो जब ये बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है तो ये यूरिक एसिड बन जाता है। हमारा लिवर यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है और किडनीज में बॉडी से निकल जाता है, किडनीज फिल्टर कर देती हैं यूरिक एसिड को। अच्छा। तो जिसकी वजह से ये होता है कि अगर आपकी किडनीज सही काम कर रही हैं तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड नहीं होगा, फिल्टर आउट हो जाएगा सारा और आपकी नॉर्मल रहेंगी रेंजेस। सही है। तो ये यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए जो डाइट प्लानिंग या सेटिंग या आप कर लें कि जो भी अपडेट्स आप देती हैं वो क्या होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करें तो यूरिक एसिड कंट्रोल रहता है? अच्छा, सबसे ज़रूरी तो ये है कि 8 से 10 ग्लास पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये पिया जाए डेली। जी बिल्कुल, क्योंकि इससे ये होगा कि हमारी किडनीज़ में जो बॉडी में मौजूद यूरिक एसिड है हमारी किडनीज़ उनको फ़िल्टर आउट करेंगी। बहुत से लोग मेडिकेशंस तो ले रहे होते हैं, डाइट में परहेज़ भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका यूरिक एसिड नहीं हो रहा होता फ्लश आउट बॉडी से। इसकी रीज़न ही है कि वो पानी बहुत कम पी रहे होते हैं। तो ज़रूरी है कि वो पानी बहुत पिएं। अच्छा, पानी कम पीने की वजह से बहुत सारे मसाइल सामने आते हैं। जी यूरिक एसिड का तो ये आप बता ही रही हैं कि इससे मेंटेन नहीं हो पाता और जाहिर है कि जिस्म खुश्क हो जाता है, स्किन खुश्क होना शुरू हो जाती है, ड्राई हो जाती है और फिर प्रॉब्लम जो है वो सिम्टम्स जो है वो आपकी स्किन पे नुमाया होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो यूरिक एसिड जिनका बढ़ता है, क्या उनका वज़न भी बढ़ता है और क्या उनको उनके जिस्म पर जो है वो मैंने अक्सर देखा है कि एक सूजन सी जो है वो आ जाती है? इसकी क्या वजूहत है? एक्चुअली ये है कि यूरिक एसिड जो है आपकी इसकी
4 स्टेजेस होती हैं, ये आपके जॉइंट्स के अंदर बेसिकली होता है। जिस तरह आपके फिंगर जॉइंट्स हैं, ये रिस्ट के अंदर है, टो के अंदर है, तो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सूजन होना शुरू हो जाती है आपकी उंगलियों के अंदर और इस तरह करके। ठीक ठीक ठीक। तो ये ज़्यादातर मतलब देखिए ना, ये अब एक ऐसा खास पॉइंट आपने बताया कि यूरिक एसिड में जो है वो सूजन क्यों हो जाती है लोगों के, जो स्वेल हो जाती हैं, अक्सर पाँव में स्वेलिंग होती है, अक्सर हाथों में स्वेलिंग हो जाती है, आईज में स्वेलिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है इसको फिर क्या आपके डाइट से ही कंट्रोल कर लेती हैं या कुछ एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं? इसके अंदर सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर तो आपके बहुत ज़्यादा लेवल्स हाई में हैं तो आपको मेडिकेशन तो ज़रूरी है, ठीक है, उसके बगैर आपके नहीं कंट्रोल होंगे। लेकिन अगर अभी आपकी इनिशियल स्टेज है तो बेहतर है कि आप अपनी डाइटरी चेंजेस करें और इसको मैनेज करें, वो बहुत ज़रूरी है। सही जी। तो डाइट मैनेज किस तरह की जा सकती है, कौन सी चीज़ें आप बताएंगी इसमें? सबसे पहले मैं बात करूंगी इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की, कि आपने जो लेने हैं वो वाइट ब्रेड लेनी है, वाइट रोटी लेनी है सादे आटे की, होल व्हीट होल ग्रेन से दूर रहना है आपने, क्योंकि इसके अंदर प्यूरिन ज़्यादा होती है। अच्छा, यानी जिनका यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, जी उनको बता रही हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो और साथ में आपने रेड मीट, बीफ, इसका जो इस्तेमाल है ना वो 15 दिन में बेशक एक दफ़ा करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्यूरिन्स पाई जाती हैं जो कि आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन होकर यूरिक एसिड को मज़ीद बढ़ाएंगी। सही, जी जी। तो ये जो बहुत ज़्यादा लोग मीठा लेते हैं, यूरिक एसिड का कोई असर मीठे के साथ भी रिलेट करता है या नहीं? एज सच बिल्कुल डायरेक्टली तो नहीं करता, लेकिन ये है कि बहुत से फ्रुक्टोज नहीं होनी चाहिए, फ्रूट जूसेस वगैरह नहीं आपको लेने चाहिए। उसके अंदर प्यूरिन ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन इनडायरेक्टली वो ट्रिगर कर रहा होता है आपकी यूरिक एसिड को। मतलब चीनी किसी भी सूरत आप ले लें वो आपके लिए नुकसानदेह ही है। जी बिल्कुल ऐसे अगर शक्कर उसमें मिक्स कर ली जाए तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर है। जी, ऑलमोस्ट कैलोरीज दोनों की मैं कहूँगी सेम है, चीनी है, शक्कर है, हनी है, लेकिन अगर हम कहें कि सेफेस्ट ऑप्शन क्या है, क्योंकि जो चीनी है वो बिल्कुल एम्प्टी कैलोरीज हैं, लेकिन अगर आप हनी की या शक्कर की बात करें तो उसके अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी को फ़ायदा देंगे एज़ कम्पेयर टू एम्प्टी कैलोरीज आप कंज्यूम करें। ठीक, मतलब नुकसान नहीं देंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आपके पास कोई डायबिटिक पेशेंट आता है जिसको शुगर की बीमारी है और उसका जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का भी मसला है, उसके और भी मसाइल हैं, फिर कैसे डाइट प्लानिंग कैसे सेट करके देती हैं? क्योंकि शुगर पेशेंट की तो एक स्पेशल डाइट होती है, सुबह आपने ये लेना है, हर थोड़े टाइम बाद जो है वो कुछ ना कुछ खाते रहना है, ताकि जो है वो ना तो शुगर हाई हो और ना ही जो है वो लो शुगर भी बहुत ज़्यादा जो है वो शुगर पेशेंट के लिए ख़तरनाक है और हाई भी ख़तरनाक है। इसको ज़रा बताइएगा। अच्छा, एक तो मैं बात ये बताऊंगी कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि वो मीठा शीठा खा लेते हैं सारा, फिर कहते हैं हम इंसुलिन लगा लेंगे, यानी हम इस तरह मैनेज कर लेते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़ तो बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि इसके साथ साथ बाकी बीमारियां जब बढ़ जाती हैं तो हम बाकी बीमारियों को बाद में ट्रीट करते हैं, डायबिटीज़ को पहले देखते हैं। अच्छा, क्योंकि ये बाकी बॉडी के पार्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा तबाहियाँ मचा देती है। तो एक सबसे पहले तो मैं ये टिप दूंगी कि अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स अक्सर फजर के टाइम उठते हैं और उनको भूख लगी हुई होती है, तो वो क्या करें उस टाइम के ऊपर, तो आप दालचीनी 1 इंच लें और उसको पानी के अंदर ओवरनाइट सोक कर दें 1 गिलास पानी में। आप शुगर पेशेंट के लिए बता रही हैं? जी बिल्कुल, ठीक है जी। 1 इंच दालचीनी लें, उसको आप ओवरनाइट सोक कर दें पानी के अंदर और सुबह जो है रहने दें, उसको सोक रहने दें ओवरनाइट और सुबह भिगो दें उसको। जी बिल्कुल ऐसे है, और फिर उसको सुबह निहार पेट लें आप उसको। और इसके अलावा आप वो पानी पी लें। जी वो पानी पी, वो दालचीनी खानी है? नहीं वो पानी पी लें, वो पानी पी लें। हाँ जी, उसकी तासीर आ जाएगी पानी के अंदर, तो वो आप पिए, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। दालचीनी वाली चाय भी मुझे बड़ी पसंद है, आपको? अच्छा, हाँ जी। मैं अक्सर जो है अपनी चाय में दालचीनी दालचीनी कहते हैं ना इसको, और जो है ये इलायची और सौंफ और ये चीज़ें जो है वो बड़ा पसंद करती हूँ। एक तो नेचुरल जो है वो हो जाता है, कुछ उसकी खुशबू और उसकी जो एक ऑर्गेनिक वो टी बन जाती है, उससे ज़रा आपको नुकसान नहीं होता। बिल्कुल तो ये चीज़ें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी लेना नहीं चाहिए, कभी कभार जब आपका जो है वो मूड हो तो उसमें अदरक आप जो है वो डाल सकते हैं चाय में, ये चीज़ें भी जो है वो। लेकिन सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी कि इसके ऊपर डिपेंड करें। अगर मैंने आपको दालचीनी का कहा है तो ये नहीं है कि आप दिन में मीठा खाएं और कहें हम सुबह दालचीनी वाला पानी पी लेंगे तो हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। सही, ऐसा नहीं करना आपने। सारी रात दालचीनी को जो है वो 1 पीस जो होता है लंबा वाला, उसको डुबो दे पानी के अंदर और वो रखा रहे, और सुबह निहार मुँह जो है वो, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बता रही है, ठीक हो गया, तो वो जो है वो इस्तेमाल करें तो उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल रहेगी। हाँ जी। और मीठा कितनी क्वांटिटी में आप लोग बताते हैं? इसमें जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं वो कौन सी इस्तेमाल करनी है डायबिटिक पेशेंट को और कौन सी नहीं करनी? अच्छा, अगर हम मीठे की बात करें तो फ्रुक्टोज होता है, फ्रूट शुगर है, वो आप डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो दिन में 1 फ्रूट खाएं, लेकिन वो इतने बड़े ओवर साइज़ ना खाएं, ना ही वो बहुत स्मॉल हो, मीडियम साइज़ एक फ्रूट खाएं
उनके लिए ज़रूरी नहीं कि वो फ्रूट चाट खाएं या खट्टी फ्रूट चाट ना खाएं, ना वो फ्रूट जूसेस लें, ना वो मिल्क शेक्स लें। और उसमें फ्रूट चाट में वो चीनी जो मिक्स करके उसका शीरा सा बनाते हैं वो तो बिल्कुल ना करें। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि ऑलरेडी एक तो फ्रूट शुगर है, उसके बाद आप अलग से शुगर डाल लेते हैं। तो मुझे लगता है हमने अपने कहीं ना हम लोगों ने अपने एज ग्रुप में भी टेस्ट बर्ड्स बहुत ख़राब किए हुए हैं। हम बहुत सी चीज़ें ऐसी कंज्यूम करते हैं और फिर कहते हैं कि चलो जब आगे ज़िंदगी बढ़ेगी तो कर लेंगे परहेज। ऐसा नहीं होता जी, ऐसे उसी टाइम कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, खाना एक ऐसी चीज़ है तूबा कि इंसान जो है ना वो जितना मर्जी चाहे खाने से हाथ नहीं रोक सकता। बिल्कुल ऐसे खाने के लिए तो इवन कि आप अपने घर वालों को भी नहीं रोक सकते ना, कि किसी को अगर आप कह दें कि ये नहीं करें, आप इस तरह डाइट करें, ऐसे नहीं, अपने आप को ऐसे संभाल कर रखें, वो भी नहीं आपकी बात सुनते। नहीं बात सुनते। वो कहते हैं भाई बस एक खाना तो होता है कि इंसान जो सुकून से खा सके, उसमें भी डाइटिंग करो, उसमें भी जो है वो अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहबा आप ये टॉपिक लेके बैठती है, आप क्या चाहती हैं कि सारे खाना जो है वो हम छोड़ दें और हम ये लुत्फानंदोज़ ना हो सकें खानों से? तो भाई बिल्कुल हो, लेकिन डिपेंड ना करें कि हर वक्त हमने जो है वो बाहर का खाना है। अब देखिए हमारे यहाँ शादियों का कॉन्सेप्ट भी कैसे कहते हैं, खाना खुल गया, तो हमारे माइंड में वो चीज़ इतनी ज़्यादा है की फिक्र रहती है शादियों में। जी जी फिर खाने की फिक्र हाँ जी, लोगों को ये नहीं दूल्हा दुल्हन कैसे लग रहे हैं, बस जैसे खाना खुला। इवन हमारे पाकिस्तान में जब कोई किसी के घर जाता है तो या कहीं पर उसको जो है वो देखने या मिलने के लिए जाएगा तो तब भी ये ख्वाहिश होती है कि खाना खा के ही निकला जाए, कि मतलब हम इतने खाने के बारे में कॉन्शियस हो चुके हैं, हम डाइट कॉन्शियस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, हम खाना कॉन्शियस हो गए हैं कि बस ये भी हो, ये भी हो, ये भी, और एक डिश से हमारा पेट नहीं भरता। हम कहते हैं कि मुख्तलिफ डिशेस जब तक ना हो तब तक हमें मज़ा नहीं आएगा। बस अल्लाह ताला ने जो हमें हेल्थ दिया है ना, इसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वैसे तो हर चीज़ को लेते हैं, लेकिन हम इसको ज़्यादा लेते हैं, इस पर तवज्जो नहीं देते। अच्छा, तो वो मुझे ये बताइएगा कि एक जो नॉर्मल पर्सन है उसकी कैलोरीज कितनी होनी चाहिए और उसको कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, और ये कैलोरीज जो हैं वो कौन कौन सी डाइट से जो है वो हमें मिल सकती हैं? मैं एक नॉर्मल बंदे की भी बात कर रही हूँ। अच्छा, अगर हम ऐसे बंदे की बात करें जिसका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो फिर वो ऑलमोस्ट 2000 कैलोरीज 1800 to 2000 ले। ये डिपेंड करता है मेल्स और फीमेल्स के ऊपर। ठीक है। और जो कैलोरीज आपने लेनी है वो बेहतर है कि आप जितने हमारे फूड ग्रुप्स हैं उसके अंदर से ली जाए। जैसे हमारी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फिर उसके बाद हमारे प्रोटीन्स हैं, उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, डेयरी है हमारा, और फिर हमारे पास फैट्स हैं। ठीक है जी, फैट्स की तरफ तो लास्ट में जाया जाए ना। जी हाँ जी। तो ये वाली इन सब चीज़ों को कंबाइन करके अगर हम हर फूड ग्रुप में से एक अपनी मेजर मील, 3 मेजर मील्स होती हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ठीक है। अगर हम इन 3 मेजर मील्स में सारे फूड ग्रुप्स ऐड करें और हम उनका थोड़ा थोड़ा पोर्शन लें, तो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और साथ में फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। सही फिज़िकल एक्टिविटी 5 days a week इट्स अ मस्ट। अच्छा, फिज़िकल एक्टिविटी में आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं? अच्छा, मैं ये कहूँगी कि वॉक करें बेशक आप, आपके लिए जो ईजी है ना। अगर आप लोग ये कहते हैं कि हम घर के काम कर रहे हैं, ये फिजिकल एक्टिविटी है, तो ये नहीं है। हाँ? वो हेक्टिक वर्क है, उसमें आप थकेंगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन सजेस्ट मैं ये करूँगी कि आप वॉक तो लाजमी करें, 45 मिनट्स 5 days a week तो लाजमी करें। अगर आपने वॉक नहीं करनी तो आपको स्किपिंग करना पसंद है, वो करें, साइकिलिंग करें, जो आपको पसंद है वो करें। पसंद है व्हाटएवर। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है। असल में हमारी फिजिकल कोई एक्टिविटी रही नहीं है। हम बैठते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, उठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, पैदल चलना हम पसंद नहीं करते कि अगर हम पैदल चलेंगे तो लोग देखने वाले क्या कहेंगे, अगर हम इधर थोड़ा सा जो है वो साइड पे हो जाएंगे। अब तो देखिए अब ट्रैक बन गए, बिल्कुल मुख्तलिफ अब पार्क्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, जहाँ पर जाके इजीली जो है वो जॉगिंग की जा सकती है। जी। या आप वॉक कर सकते हैं। तो ये तो अपनी जो है वो हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए। बस हम लोगों ने अपने सर्केडियन रिदम को जो है ना पूरा ही उल्टा कर दिया, यानी हमने रात को जो है वो जागना है और दिन में सोना है। ये तो आजकल मेरे साथ भी हो रहा है। वैसे नहीं, ये उल्टा ये सर्कल जो है वो चलना शुरू हो गया है कि रात लेट नाइट तक जो है वो आप जो है वो अपना जागें और सुबह जो है वो, लेकिन सुबह मुझे तो खैर टाइम पे उठना होता है। जी, तो वो तो फिर आपका टाइम सर्कल जो है वो वहीं से जाके जो स्टार्ट होता है। तो लेकिन ये गलत है। जी। और जो गलत है वो गलत है। कभी कभी आपके शेड्यूल भी जो है मिसमैनेज हुए वो होते हैं, जो नहीं होने चाहिए। ऐसे तो आप किस तरीके से जो है वो अब यहाँ पर जो है वो, अगर एक बंदा वॉक भी नहीं करता, उसका वज़न भी बढ़ चुका है, अब उसने वज़न भी कम करना है जी, लेकिन उसको अब अंदाज़ा नहीं हो रहा कि उसने वज़न कम कैसे करना है। अक्सर जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं या यूरिक एसिड के मरीज़ हैं, उनका ये प्रॉब्लम होता है, वज़न बढ़ता है और वो चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है जिस्म पे। तो इसको कैसे मेंटेन किया जाए? अच्छा, इसके अंदर हमारा ऑयल जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है अक्सर लोग पराठों से नीचे नाश्ता करना पसंद नहीं करते हैं।
और उसके बाद फिर पराठे के भी अंदर तो वो तो ऑयल इस्तेमाल करते ही करते हैं, साथ में जो अंडा लगाते हैं या अंडा फ्राई करते हैं, कबाब फ्राई करते हैं, उसके अंदर भी मज़ीद ऑयल ज़्यादा लगाते हैं। तो ऑयल की क्वांटिटी को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर आप देखिए, हम जब दालें घर में बनाते हैं तो हमने दाल तड़के के बगैर खानी ही नहीं है, अच्छा खासा ऑयल डाल के अंदर बगैर खानी। हाँ जी। तो वो ये जो दाल में तड़का ना हो तो मज़ा नहीं आता। वो फिर या तो आप अपनी हेल्थ को या तो टेस्ट बड्स देख ले आप अपने, या फिर आप अपनी हेल्थ देख लें। हमने तो हम जिंदगी में हर चीज़ में मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं मान जाती हूँ जो मैं गलतियाँ करती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं साथ साथ, क्योंकि हम ये सब चीज़ें करते हैं। बिल्कुल ऐसे ये हमसे जो है वो सर होने वाली वो गलती है जिन पे हमारी कमांड ही नहीं है। हाँ जी, हमने दाल में तड़का भी लगाना है और हमने ऑयल, लेकिन ऑयल का इस्तेमाल खैर बहुत कम करना चाहिए, मैं भी करती हूँ। ऑयल तो बिल्कुल ना होने के बराबर, शायद लोग जो साल में इस्तेमाल करते होंगे, मतलब एक साल में मैं वो इतना जो है वो ऑयल इस्तेमाल कर रही थी, बहुत थोड़ा सा कि जो लोग महीने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ऑयल बिल्कुल निकाल ना दें, क्योंकि हमारे ऑयल फैट्स जो हैं वो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि निकाल दें, बल्कि आप हेल्दी फैट्स लें। अच्छा, इसमें ऑयल आपकी सेहत के लिए कौन सा बेहतर है, आप क्या सजेस्ट करती हैं? अच्छा, मैं ये कहूँगी कि आप वेजिटेबल ऑयल्स की तरफ जाएँ। जिस तरह अगर आप कॉर्न ऑयल लेते हैं तो वो बहुत अच्छा है, हमारी बॉडी में हेल्दी फैट्स भी हैं और बैड फैट्स भी हैं। कैनोलिव ऑयल जी, कॉर्न ऑयल है, कैनोलिव ऑयल है, साथ में आप ये ऑलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ये सारे ऑयल्स बहुत अच्छे हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर जाके पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैचुरेटेड जमते नहीं ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये बॉडी के अंदर जाते हैं तो फिर आपके जो गुड फैट्स हैं उनको ज़्यादा करते हैं और बैड को कम करते हैं। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, हम शुगर पेशेंट की तरफ जो है वो दोबारा से आते हैं वापस, ताकि हमारे जो शुगर पेशेंट इस टाइम प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा जो है वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। आपके पास जब कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसको शुगर है, उसको ये मसला है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं? उसके क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं, लिए जाते हैं, और उसके बाद उसको डाइट सेट करके दी जाती है? अच्छा, टेस्ट के अंदर तो हम उनका पहले फास्टिंग भी चेक करते हैं, उसके बाद HbA1c का टेस्ट होता है। तो इससे हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा सिम्टम्स देख लेते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है या उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, फटीग हो रही है, हेडेक है, तो पता चल जाता है कि अच्छा कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हैं इसके। ओके। तो अब जिस तरह अगर पेशेंट आता है कोई शुगर का, तो फिर हम सबसे पहले तो उनको ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपने नाश्ते के अंदर जो है आप होल व्हीट वाली चीज़ें ऐड करें, क्योंकि जब हम होल व्हीट आटा लेते हैं या हम सफ़ेद नहीं लेंगे, हम होल व्हीट की तरफ चले जाएंगे। जिस तरह अगर ब्रेड है तो वो ब्राउन ब्रेड लें, होल व्हीट लें या मल्टीग्रेन ब्रेड लें। अच्छा। तो ये बॉडी में जाके थोड़ा स्लो रिलीज़ होती हैं। अगर हम वाइट ब्रेड ले रहे हैं तो वो एकदम बंदा खाता है और थोड़ी देर बाद डाइजेस्ट हो जाती है और फिर एकदम से भूख लगने लग जाती है। ठीक। तो हेल्दीएस्ट और सेफेस्ट ऑप्शन जो है, अक्सर लोग मिल्क ब्रेड की तरफ जाते हैं कि हम बटर मिल्क ब्रेड जो है वो लें, ये ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं ठीक है। अगर आप उनके लेबल्स रीड करें तो आप देखेंगे कि उनका पर 100 जो mg उनका जो ग्राम शुगर है वो बहुत ज़्यादा अंदर है। अगर लेबल रीड करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है जी। एक ऑलरेडी वो ब्रेड दूध से, मक्खन से या जो है इंग्रेडिएंट से बनी है, बिल्कुल। और फिर उसके साथ आप फिर वो चाय भी ले रहे हैं, उसके साथ फिर आप कुछ और भी मक्खन या जैम भी ले रहे हैं, तो वो तो कैलोरीज कहाँ जाएंगी? कैलोरीज के साथ साथ जो डायबिटिक्स हैं उनकी शुगर एकदम बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मिल्क में भी आपको तो ब्राउन ब्रेड जो है वो सजेस्ट की जाती है। जी बिल्कुल, ब्राउन ब्रेड है, होल व्हीट है या मल्टीग्रेन ब्रेड है, वो बहुत अच्छी है। अच्छा। तो उसके साथ मैं ये नहीं कहूँगी कि हम आमतौर पे अगर वेट लूज़ करना है तो ठीक है, आप साथ में छोटा फ्रूट खाएं, एक ब्रेड का पीस खाएं, लेकिन अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो वो साथ में इकट्ठी चीज़ें ना खाएं, क्योंकि देखें कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसके अंदर, ब्रेड में भी शुगर है, आपके मिल्क में भी शुगर है। उसके अलावा अगर आप एकदम फ्रूट ले लेते हैं साथ में ही नाश्ते के, तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स एकदम ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। तो आप ऐसा करें कि बॉयल एग लाजमी शामिल करें अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि बॉयल एग की जो एग योक है, बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि लोग कहते हैं कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने सिर्फ एग वाइट लेनी है, योक नहीं लेनी है। हाँ। लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल आपकी एग योक के अंदर है वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, यानी आपकी अगर आर्टरीज बंद हैं तो वो ऐसे मतलब आपकी आर्टरीज को खोलने के अंदर हेल्प करेगा। वो आपका जो HDL कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत यानी हेल्प करता है, एग योक के अंदर वो पाया जाता है। ठीक है जी। और फिर जो अगर आपका फ्रूट है तो फिर आप उसको मिड मॉर्निंग में कर लें। अगर आपने सुबह 8 बजे नाश्ता किया है तो 11 बजे के करीब आप एक फ्रूट खा लें। अच्छा। अगर वो नहीं तो आप कुछ नट्स ले लें, यानी 7-8 जो है आलमंड्स ले लें, वो बहुत अच्छे हैं आपके लिए। इसके अंदर ओमेगा 3 होता है, ये फैट्स के सोर्सेज हैं, यहाँ से फैट्स लें आप क्यों ऑयल्स की तरफ जाते हैं, बहुत ज़्यादा घी की तरफ जाते हैं?
हेल्दीएस्ट सोर्सेज जो है ना फैट्स के वो लेने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, घी तो हार्ट पेशेंट के लिए और शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। बिल्कुल ऐसे है। ये जो लोग घी इस्तेमाल करते हैं या बाज़ार का जब आपको खाना मना किया जाता है तो वो इसीलिए मना किया जाता है कि बाज़ार के खानों में घी इस्तेमाल होता है, ऑयल इस्तेमाल नहीं होता, बिकॉज ऑयल ज़ाहिर है कि टू मच एक्सपेंसिव। बिल्कुल। और इस टाइम में तो बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से वो घी जो है वो ईजी टू एक्सेस है, वो उनको मिल जाता है, वो जहाँ से उठाते हैं घी इस्तेमाल करते हैं, उससे खाना बनाते हैं और उन्होंने तो बेचना है, उन्होंने तो लोगों को खिलाना है। बिल्कुल, तो वो कुछ भी जो है वो खिला सकते हैं। अब डिपेंड ऑन यू कि आप क्या खरीद रहे हैं, अपनी बीमारी खरीद रहे हैं या आप खाना खरीद रहे हैं, क्योंकि खाना जो है वो प्रॉपर घर में ही बने तो सफाई से जो है सुथराई से बनता है। अदरवाइज अच्छा, घर में भी सफाई और सुथराई का इंतजाम रखना भी बड़ी बात है, जरूरी कि जो खातून जो है वो खातून खाना गर्मी में खाना बना रही है, उसको इन सब चीज़ों का भी जो है वो ध्यान रखना ज़रूरी है कि उसको अगर पसीना आ रहा है या कुछ है तो वो कोई ऐसा जो है वो कोई फ़ैन या कोई ऐसी चीज़ जो है वो लगा के रखे किचन में कि जहाँ से उसको हवा आती रहे, चूल्हे पे हवा ना पड़े। ये चीज़ें होती हैं। जब आप खाना बना रहे हो तो आपने ऑर्गेनिक फूड जो है वो जब दूसरे को देना तो फिर आपने अपना भी ध्यान रखना है। अक्सर मैंने ख़वातीन को देखा है पसीने आ रहे होते हैं, ऐसे ऐसे करके साफ़ करी हैं, वहीं पे खाने बना रही हैं, और द हेल, वो मुझे बहुत डिफरेंट लगता है, बहुत अजीब सा लगता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी भी सेहत ख़राब करते हैं। अक्सर कहते हैं बच्चों ने क्या खाया, घर का ही खाना खाया था और तबीयत ख़राब हो गई। छोटे बच्चे जो है ना वो जल्दी बीमार हो जाते हैं ऐसी चीज़ों से, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। हाइजीन बहुत ज़रूरी है। हाइजीन बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप कौन कौन सी फूड जो है सजेस्ट करती हैं, सब्जियां कौन सी खानी चाहिए? अच्छा, सब्जियां तो ऑलमोस्ट सारी ही अच्छी हैं, जितनी हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं। आप मटर खाएं, आप उसके बाद गाजर खाएं, पीस खाएं, कॉलीफ्लावर लें, ये सारी सब्जियां आपके लिए अच्छी हैं, ठीक है। लेकिन फ्रूट्स के अंदर हम कहते हैं कि वो आपको देखना पड़ेगा कि आपने जिस तरह शुगर पेशेंट को तो आलू खाने से मना करते हैं। जी जी जी, ये स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, ये चीज़ें नहीं खानी आपने, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में भी स्टार्चेस होते हैं और जो पोटैटो है ये स्टार्ची वेजिटेबल है। तो अगर आप कभी रोटी खा रहे हैं तो आपने ये नहीं खाना, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, चावल इवन राइस नहीं खा सकते उसमें, ये भी तो है ना उसमें। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अगर आप ये ऐसी चीज़ें लेंगे तो आप बॉडी में भी, अभी आप खाएंगे ही आपके ब्लड शुगर लेवल्स एकदम राइज कर जाएंगे। तो आप लोगों ने आलू नहीं लेने हैं और ब्राउन राइस प्रेफर करें, लेकिन वो भी ये नहीं कि आपने रोज़ खाने हैं, आप वंस अ वीक खा लें, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये है कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। और साथ में जो फ्रूट्स हैं उसके अंदर ये है कि आप मैंगो वगैरह ना लें। मैंगो जी बिल्कुल, अगर आपने खाना है तो अनार भी कभी कभार कहा जाता है। अक्सर डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं कि कभी कभार आप अनार खा लें, लेकिन फिर भी अनार भी बहुत शुगर जो है वो हाई करता है। जो सेफेस्ट फ्रूट्स हैं वो ये हैं कि अगर आप एप्पल ले लें, लेकिन आपने स्किन के साथ लेना, क्योंकि हमें फाइबर चाहिए। फाइबर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और ओवरऑल भी आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी में फाइबर होना। तो आप उसकी स्किन के साथ एप्पल को लें, आप पीच ले सकते हैं, आप पियर ले सकते हैं, पियर बहुत अच्छा जी, आप ऑरेंजेस ले सकते हैं, ये गावा ले सकते हैं, बिल्कुल गावा लें आप, उसमें विटामिन सी इतना अच्छा सोर्स है। कैप्सिकम लें, वो भी विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये है कि आप, लेकिन ग्रेप्स ना लें, बिल्कुल ऐसी है, ग्रेप्स ना लें। अगर आपने लेने हैं तो उसकी मिकदार कम कर लें, यानी आप 10 से 12 ले लें। जो है वो सजेस्ट कर दिया जाता है शुगर पेशेंट को कि बनाना शेक वो ले सकते हैं, बट वीक में कोई 1 टाइम या कुछ इस तरह करके। क्या बनाना शेक जो है वो ठीक होता है शुगर पेशेंट के लिए? बनानास तो वैसे ही मना करते हैं कि आपने नहीं खाने। तो आप देखें कि बनानास के अंदर एक फ्रूट शुगर है और मिल्क के अंदर मिल्क शुगर है। आप दोनों शुगर पेशेंट को जो है वो ये देखा है कि वो बनाना शेक जो है वो बड़े मज़े से पी रहे होते हैं। इसकी जगह वो एप्पल शेक ले सकते हैं। नहीं, मैं ये सजेस्ट करूँगी कि शेक्स आप ना लें, क्योंकि अगर आप शेक्स लेते हैं तो आप 2 शुगर्स को कंबाइन करें, यानी मिल्क की शुगर अलग है, फ्रूट की अलग है, वो दोनों कंबाइन होकर आपकी बॉडी के अंदर जाके एकदम राइज कर रहे हैं आपका शुगर लेवल। अक्सर लोग कहते हैं ना हमें कमज़ोरी फील हो रही है, हम तो कुछ खाया नहीं जा रहा। शुगर पेशेंट को ऑलरेडी इतनी वीकनेस हो जाती है, तो उसमें फिर वो किस तरह से क्या डाइट लें कि जिससे उनकी जो है वो शुगर लेवल मेंटेन रहे, उनको कमज़ोरी फील ना हो? अच्छा, उनकी डाइट के लिए ये ज़रूरी है कि वो हर कुछ देर के बाद कुछ खाएं। अब वो खाना क्या है, वो ये है कि आपने इस तरह के बिस्किट्स वगैरह नहीं खाने हैं कि आप होल व्हीट बिस्किट्स, ठीक है आप खा लें, 1 या 2 सर्विंग होती है, आप खा सकते हैं, लेकिन आपने कोई भी ऐसी मीठी चीज़ नहीं खानी है। एकदम से आप जो है ना ऐसी चीज़ें खाएं, ऐसी फूड ग्रुप्स की तरफ जाएं जो कि आपकी बॉडी को ये नुकसान दें। तो बेहतर है कि आप बेकरी से बनी हुई चीज़ें ना बिल्कुल ना खाएं, आप केक्स ना खाएं, बिस्किट्स ना खाएं। अगर आपको ऐसे जो कमज़ोरी फील करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो कुछ ज़्यादा देर भूखा रह लेते हैं, एकदम उनको भूख लगती है, चक्कर आने लग जाते हैं, यानी उनका शुगर लेवल लो हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया के स्टेट में वो चले जाते हैं। तो बेहतर है कि वो फिर बीच में एक सैलड बॉल लें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें फाइबर है। और आपकी, और इसके अंदर एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, बेसल सीड्स है, तुक मलंगा,
वो पानी के अंदर आप ऐड करें, उसके अंदर इतना अच्छा फाइबर है, वो इतना अच्छा सोर्स है फाइबर का, कैल्शियम का। बहुत से लोग दूध नहीं शुगर पीते। पेशेंट के लिए जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो नॉर्मली भी बहुत अच्छा है और शुगर पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है कि वो आपके लिए फाइबर जो है ना बॉडी में, गर्मियों में कहते हैं कि वो बहुत अच्छा ठंडा इफेक्ट देता है, तो मलंगा जी जी जी। अच्छा, आप लोग ये भी कहते हैं कि हमारे ना घुटनों में बैठ जाता है तो मलंगा जाता है। अच्छा, कहते हैं बहुत ठंडी तासीर है तो वो इधर हो जाता है, वो वैसे हो जाते हैं, तो वो ये बहुत ज़्यादा जी जी मिथ्स हैं ये सारी। लेकिन यह है कि आप 1 टेबल स्पून जो है आप वो ले लें, एक टाइम के ऊपर पानी के अंदर ऐड करके वो लें। आपको एकदम भूख भी नहीं लगेगी, एनर्जी भी रहेगी। अगर आपने दिन में खाना है तो आप आलमंड्स खाएं या फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, लेकिन फ्रूट आप सुबह के टाइम पे करें, ताकि क्योंकि रात को बॉडी हमारी रेस्टिंग स्टेट में चली जाती है। बिल्कुल ठीक है, अक्सर लोग रात को खाने के बाद फ्रूट्स खा रहे हैं। नहीं, उससे फिर आपकी शुगर ज़्यादा होगी। सही। तो रेस्टिंग स्टेट में जब बॉडी चली जाती है तो आप कुछ भी खा लें, वो आपको फैट में स्टोर करेगी। वो कहेगी अब मैं डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब इतना नहीं कर रही, अब बस मैं रेस्ट करूँगी, तो वो हर चीज़ आपकी फैट में स्टोर हो रही होती है। सही जी, हर एक का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अच्छा, तो ये मेंटेन करने के लिए मतलब ये डाइट प्लानिंग जो है वो लाजमी रखें। बिल्कुल ऐसे आपने सब्जियों का भी बता दिया, फ्रूट्स का भी बता दिया। अच्छा, ये जो मीट खाने वाले शौकीन लोग हैं, बिल्कुल, जो कहते हैं गोश्त के बगैर हमारा गुजारा नहीं होना, सब्जी में भी गोश्त डाल दें, वैसे भी गोश्त बना लें, तो इनको कैसे कंट्रोल किया जाए? अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि आप बिल्कुल अब ऐसे लोगों का साथ में ये नहीं करूँगी कि मैं उनकी डाइट से एकदम निकाल दूँ, क्योंकि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। वो मेरे सामने नहीं खाएंगे या अपने घर वालों के सामने नहीं खाएंगे, छुप के खा लेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में ये होता है कि अगर आपने मीट के बहुत शौकीन है तो आप उनका कम कर दें। अगर वो रोज़ खा रहे हैं या 4 दिन खा रहे हैं तो वो 2 दिन कर दें आप उनका, और फिर उसकी क्वांटिटी को करें ना, ये नहीं कि वो बोटियाँ वगैरह खाई जाएं। और ये है कि ऊपर जो विजिबल फ़ैट है मीट की उसको रिमूव करें, और आप इतना मीट लें कि आपकी जो पाम साइज़ के अंदर 2 जो है कह लें 60 to 90 ग्राम्स के करीब जो है आप बोटी खा सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं आप एक टाइम पे खाएंगे। एक छोटी बोटी होती है ना? जी जी बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल एक छोटी बोटी लें या 2 छोटी बोटियाँ ले लें। तो ये ज़रूरी है कि आप इस तरह खाएं और फिर आप उसको रिप्लेस करें। अगर आप प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है तो आप मीट और उसको कम करेंगे तो आप एग्स से लें। एग्स बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। आप दालें इस्तेमाल करें, वो भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा। क्योंकि कई लोग मैंने देखा है जो लोग मटन के शौकीन हैं वो चिकन कहते हैं कि हमें ना दें, हमने चिकन नहीं खाना है। तो अगर हम मटन उनका कम कर रहे हैं और चिकन भी नहीं दे रहे तो फिर क्या करें कि क्या प्रोटीन्स हम कैसे देंगे उनको? तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि उनकी दालें या डाली जाएँ डाइट के अंदर, और एग्स को ज़रूरी ना उनकी डाइट के अंदर इंक्लूड किया जाए। सही सही। अच्छा, दालें जो हैं वो ज़ाहिर है कि एक बहुत प्रोटीन भी है इसमें जो है वो, और फाइबर भी है। तो ये दालें जो है वो क्या इसमें ज़रूरी हैं? एक नेचुरल डाइट में होनी चाहिए? अक्सर लोग दालों की तरफ जाते ही नहीं, वो कहते हैं नहीं हम दालें नहीं पकाएंगे, हम खाएंगे नहीं। कौन सी दालें ऐसी हैं जो शुगर पेशेंट आराम से ले सकते हैं, खा सकते हैं? अच्छा, दालें ये है कि वो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो दालें उनको तंग करेंगी। क्योंकि अगर आप उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो मीट और मटन ना लें, क्योंकि उसके अंदर फ़ैट्स हैं, वो आप उनके हार्ट हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। दालें वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दालें कर सकते हैं, कोई भी खा सकते हैं। लेकिन ये है कि वो फिर इतना ज़्यादा तड़के वाली दाल ना खाएं कि पता है तरी आ रही हो सालन पे, या तड़के वाली दाल खाना वो नहीं ठीक है। जी बिल्कुल ऐसे। अक्सर जो तरी वाले सालन वाले लोग जो खाते हैं ना, जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़े हुए हैं, जिनके जो यूरिक एसिड भी बढ़े हुए हैं, उन पे चर्बी भी नज़र आती है। बिल्कुल। और वो फिर हार्ट का उनको इशू जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हार्ट की आपकी जो वेन्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। जाहिर है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन है एक चीज़, जब तक आप चले फिरेंगे नहीं, आपके पाँव जो है, आपके हाथ जो है वो काम नहीं करेंगे तो ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा, वो जम जाता है। तो और फिर आप उसे और जमाने वाली चीज़ें खा लें, बिल्कुल, फिर तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करेगा। अच्छा, दूध कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए शुगर पेशेंट को? क्योंकि अक्सर औकात मैंने देखा है कि शुगर पेशेंट दूध बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा शुगर हाई हो जाती है। अच्छा, दूध का ये है कि वो लो फैट मिल्क इस्तेमाल करें। अब बहुत से लोग डब्बे का दूध भी नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं कि वो लो फैट, कुछ तो ये है कि कई अप्रोच नहीं कर सकते। मैंने सुना है बकरी का दूध जो है वो इसमें बहुत अच्छा है, ऊँटनी का दूध कुछ इस तरह करके जो है वो, कुछ लोगों की ये मिथ्स हैं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैंने कभी जो है वो उसको नहीं ट्राई किया, ना पिया। आप क्या कहती हैं कि वाकई ऐसा कुछ है या आम दूध जो मिलता है? नहीं, आप आम दूध इस्तेमाल करें। दूध डेयरी है हमारा एक फूड ग्रुप है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर इंसान के लिए, चाहे जो भी उसको डिजीज़ है। बहुत से मतलब ऐसा हो कि अच्छा कैल्शियम के लेवल्स बहुत ज़्यादा बॉडी में हो गए हैं जो कि हमारे यहाँ नहीं होते हैं, तो फिर बंदा रोक दे। लेकिन आप कोई भी दूध इस्तेमाल करें
किसी का भी हो, लेकिन वो ज़रूरी है कि आप उसकी मलाई हटा के, यानी लो फैट मिल्क घर में ऐसे करें कि आप उसको उबालें, उसके ऊपर जो मलाई आती है आप उसको एक दफ़ा रिमूव करें, उसके बाद दोबारा उसको हीट करें, उसके बाद फिर जी उसके बाद फिर मलाई आएगी ऊपर, उसको फिर रिमूव करें, इस तरह वो लो फैट बन जाएगा। सही जी सही। तो कोई भी वो दूध इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि वो लो फैट की तरफ जाएं, जो उनके लिए अच्छा है। मतलब वो ऊपर चिकनाई भी आ जाती है, साथ वो सारी वो मलाई भी आ रही होती है, बिल्कुल ठीक है। तो इसको 2 दफ़ा बॉयल करके इस मलाई को उतार लें तो लो फैट जो है मिल्क हो जाएगा। तो ये इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अक्सर औकात बाज़ार में ये डब्बे में जो दूध और जूसेस जो मिलते हैं जिसमें बिल्कुल जो है वो ज़ीरो शुगर होती है, ये ठीक होते हैं शुगर पेशेंट के लिए? अच्छा, अगर उन्होंने शुगर ज़ीरो कहा हुआ है तो उन्होंने ज़रूर उसके ऑल्टरनेट के अंदर कोई ऐसी चीज़ डाली हुई है जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। तो ये कि आप पहले उसका जो भी आपने दूध इस्तेमाल करना है, मैं आपको ये कहूँगी कि आप उसका लेवल ज़रूर रीड करें। आप यहाँ पे देखें, लेवल रीडिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अक्सर केलॉग्स पढ़ के लेना चीज़ को। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही है। अब आप देखें केलॉग्स के हैं या एक्सपायरी डेट तक लोग चेक नहीं करते, एक्सपायरी डेट, हालांकि हर जो है वो मिल्क पे, हर जूस पे, हर जगह पर जो है एक्सपायरी डेट लिखी होती है, लेकिन हम वो डब्बे ऐसे ही उठाकर जो है वो ले आते हैं और उसके बाद जब वो या तो दूध जो है वो अंदर से ख़राब निकलता है या जूस जो है वो ख़राब निकलता है, या उसका टेस्ट हमें पता चलता है कि डिफरेंट है, तब पता चलता है कि ओहो ये तो एक्सपायर हो चुका है। इवन के वो दुकानदार भी, इवन के जो शॉपकीपर से, उनको भी नहीं पता होता कि एक्सपायर हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ें जो है वो हमारी सेहत को जो है वो ख़राब करने में बहुत बहुत हद तक जो है वो हमें सपोर्ट करती है ना, कि हम देखते ही नहीं, पढ़ते नहीं। आपने बहुत अच्छी बात की है कि पढ़ के लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके अलावा कैल्शियम की कमी ख़वातीन में बहुत ज़्यादा देखने में आती है जी, और कैल्शियम की कमी जो है वो हर दूसरी खातून में जो है वो मौजूद है। इसकी क्या वजूहात हैं? अच्छा, इसके अंदर तो ये है कि हम लोग वैसे ही सप्लीमेंट्स की तरफ नहीं जाते हैं। कैल्शियम और आयरन वगैरह जो है ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कम होती है। तो सबसे पहला तो ये मैं कहूँगी कि डाइट से इसको ऐड करें अपने लिए। जिस तरह वाइट गावास हैं, कैप्सिकम है, ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं कैल्शियम के अंदर। फिर आप लेमन वाटर लें, लेमन बहुत अच्छा सोर्स है। और इस तरह आप पहले अपनी डाइट से विटामिन सी रिच फूड्स ऐड करें, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि अभी भी आप मतलब फटीग फील कर रहे हैं तो फिर आप जाएं उसके वो जो विटामिन सी की जो टैबलेट्स मिलती हैं आप उनको इस्तेमाल करें। हाँ, वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी देखिए डॉक्टर से पूछ के। बिल्कुल, हो सकता है किसी को सूट करे, हो सकता है किसी को सूट ना करे। जी जी जी। वो सजेस्टेड ये कि आप किसी अथेंटिक डॉक्टर जो आपको प्रॉपर देखे कि हाँ भाई कैल्शियम की कमी मौजूद है। बिल्कुल ऐसे अक्सर औकात नेल्स में जो है वो वाइट लाइंस जो है वो पड़ जाती हैं, तो वो से कैल्शियम की कमी का जो है वो बाइस माना जाता है कि ऐसे हो गया है। कैल्शियम की कमी से आपकी बोन्स जो हैं वो हल्की होना शुरू हो जाती हैं, आपको अपना वजन ही फील नहीं होता अपने पाँवों पर। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ अजीब सा ही जो है वो आप चल रहे हैं, ढांचा जो है वो चल रहा है, बस इट्स ओके। और आप ज़्यादा देर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, उतर नहीं सकते। ये कैल्शियम की कमी की वजह से होती हैं चीज़ें, वो एक्चुअली दांत टूटते हैं। हाँ जी, फिर इसीलिए ऐसा होता है ख़ासतौर पर ख़वातीन के अंदर जो है, जैसे ही वो 35-40 क्रॉस करती हैं तो एकदम बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी बोन्स वीक हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर वो जो है मिल्क इस्तेमाल नहीं कर रही, योगर्ट इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। आप सही कह रही हैं, मिल्क इस्तेमाल। और वो फिर अपने बच्चों को भी नहीं आदत डालती हैं और वो कहती हैं कि हमारे बच्चे खाते नहीं हैं। अगर आप बचपन से बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय ये वाली चीज़ों से रिप्लेस करेंगे तो बच्चे क्यों नहीं खाएंगे? अगर बच्चे को कोक का फ्लेवर अच्छा लग रहा है, उसको दूध का भी अच्छा लगेगा। जो टेस्ट लग गया ना बच्चे के मुंह को, वो नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, नेचुरल डाइट में आप कौन कौन सी चीज़ें सजेस्ट करती हैं कि डेली जो है वो नाश्ता, खाना और डिनर अगर हम मैनेज करें तो ज़रा इसको तो हमें ज़रा तफसीलन बताएं। अच्छा, सबसे पहले मैं नाश्ते के अंदर ये कहूँगी कि आप अपना आप किस हवाले से पूछ रहे हैं कि वेट कम करना है या नहीं? आप एक नॉर्मल बंदे के बारे में बताइए कि जैसे हमें अपनी कैलोरीज पूरी करनी है, ठीक है, उस कैलोरीज को पूरा करने के लिए नाश्ता, खाना और रात का खाना, ये 3 चीज़ें होती हैं ना हमारे पास। जी जी। तो इसको हमने कैसे मेंटेन करना है, या थोड़ा थोड़ा करके खाना है, या क्या क्या होना चाहिए इसमें? अच्छा, इसके अंदर ज़रूरी है कि आप सबसे पहले ब्रेड लें, या अगर आप रोटी खाते हैं तो आप उसके पोर्शन का ख्याल रखें, या पराठा खा रहे हैं तो पराठे को भी मतलब कोशिश करें 1 टीस्पून ऑयल के अंदर नॉन स्टिक पैन के अंदर फ्राई करें, कि अगर आपको ये भी लगेगा आपने पराठा खाया और वो बहुत ज़्यादा ऑयल में तला हुआ भी ना हो। वैसे प्रेफरेबली यही है कि आप उसको ब्रेड इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत से लोग ब्रेड नहीं प्रेफर करते हैं, तो वो फिर रोटी इस्तेमाल करें, लेकिन उनका रोटी का जो साइज़ है वो चेंज होना चाहिए हमारी क्वार्टर प्लेट प्रॉपर वो ऑयल में चिमटे हुए पराठे ना बनाएं। जी जी जी, वो वाले ना हो। साथ में वाले पराठों के अंदर भी ऑयल लग रहा होता है, बाहर भी ऑयल लग रहा होता है, ऐसे है, खतरनाक किस्म के। साथ में अंडे का इस्तेमाल करें
और उसके बाद आप दूध का इस्तेमाल करें, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ चाय ज़्यादा पी जाती है तो थोड़ी देर के बाद चाय पिए। ये नहीं कि आपने भी एक हेल्दी नाश्ता किया है, आपने फ्रूट भी ले लिया उसमें छोटा सा, और आपने एग भी ले लिया, और आपने ब्रेड भी ले लिया, और उसके बाद ही आप फ़ौरन से ले रहे हैं चाय, तो वो फिर आपके एब्जॉर्प्शन में मतलब हेल्प नहीं करेगी ना। फिर आप थोड़ी देर के बाद ब्रेक दें, बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट चाय पी लें। उसके बाद फिर मिड मॉर्निंग के अंदर यही मैं कहूँगी कि आप बादाम वगैरह इस्तेमाल करें। ये हेल्दी फैट्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं इसके अंदर, आपकी हार्ट हेल्थ हर एक के लिए, हर एक एज ग्रुप के लिए ये बहुत अच्छे हैं। बादाम है या कोई भी कैश्यूज़ हैं, वॉलनट्स हैं, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। उसके बाद आती है दोपहर के खाने की बारी, तो उसके अंदर भी आपने, बहुत से लोग आप कह रहे हैं कि हमने रोटी नहीं खानी, ये नहीं सही है, चावल नहीं खाने, हम बिल्कुल ही प्रोटीन्स की तरफ आ जाए, वो नहीं ठीक है। आपने रोटी खानी है, लेकिन आप बिल्कुल एक क्वार्टर प्लेट के साइज़ जितनी रोटी खाएं एक वक्त में। लोग कहते हैं हमारा पेट नहीं भरता, आपका पेट भरेगा। पहले आप सैलेड से खाना स्टार्ट करें। सैलेड हम ज़रूरी तौर पे, बहुत से लोग ऐसे हैं अपने घरों में सैलेड तब रखते हैं जब मेहमानों ने आना हो। जब आप मेहमानों के आने पे सैलेड रख सकते हैं तो आप अपने लिए सैलेड क्यों नहीं रख सकते? वेरी ट्रू। हमारे घर में भी यही होता है कि मतलब अगर मुझे याद है कि मुझे सैलेड खाना नहीं अच्छा लगता, कोई कहे कि सैलेड काट दो, तो मुझे नहीं अच्छा लगता था, लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई हूँ और फिर मैंने देखा कि ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो नेचुरल है। तो जब हम मेहमानों के लिए एक सजी हुई प्यारी लेटस लीव्स के साथ हम सैलेड की प्लेट से जाते हैं, तो हम अपने लिए क्यों नहीं हैं? अच्छा, मैं यही कहती हूँ कि हम अपने लिए नहीं जीते। हाँ, जब हमारे घर में कोई आता है तो एक्स्ट्रा सफाइयाँ होती हैं, एक्स्ट्रा खाने बनते हैं, या कभी अपने साथ भी जिंदगी किसी और की शादी हो रही है तो याद आता है हमें अपना वजन कम करना है। यस, किसी और की शादी हो रही है तो याद आ रहा है कि अपना वजन कम करना है। बहुत अच्छी बात की आपने, ये हमारे यहाँ का जो मसला बन गया है। कभी अपने लिए भी टेबल सजाया करें, कभी खुद भी तैयार होके, जो खवातीन घर में बैठी हैं, हम तो खैर डेली तैयार होते हैं, लेकिन जो लोग नहीं तैयार हो पाते वो घर में खुद अपने लिए तैयार होके अपनी टेबल सजा के अपनी दावत किया करें। बिल्कुल, एक टाइम अपने साथ आप जो है वो गुजार के तो देखिए, आपको अपना आप अच्छा लगना शुरू हो जाएगा एक्चुअली, और सब अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे। सेल्फ अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऑलरेडी आपको इतना डिप्रेस कर रही है। कोई यहाँ से कुछ कह के चला जाता है, कोई कुछ कह के चला जाता है, डिस्टर्ब कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर मुझे ये क्यों कह दिया, हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हमारी डाइट पे असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। फलां बंदा मुझे ये कह गया, अब तो मेरा खाना खाने को दिल ही नहीं कर रहा, ऐसे ही है, अब तो मुझे भूख भी लग रही है मगर मैंने खाना ही नहीं खाना क्योंकि मेरे भाई ने या मेरी बहन ने मुझे ये कह दिया है। अच्छा, अगर मैंने ये भी देखा है कि अगर कोई बंदा अपनी सैलेड इंक्लूड कर रहा है, एकदम वो नहीं खा रहा लेकिन इंक्लूड रहा है, तो लोग कहते हैं वाह अपनी डाइट का तो बड़ा ख्याल रख रही हो। यानी ये चीज़ देखें आप, एक नॉर्मल एक खीरा है, मतलब अगर कोई बंदा स्पेशली वो ऐड कर रहा है, इस पर भी लोग कहते हैं कि अच्छा वाह जी वाह, बड़ा ख्याल रखा जा रहा है अपना। हालांकि ये आपकी बॉडी की नीड है, ये ज़रूरी है, आपको फाइबर घर में होना चाहिए, सैलेड हर घर में बनना चाहिए। बिल्कुल, सैलेड में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, जो सब्जियां यूज़ होती हैं, फ्रूट्स यूज़ होते हैं, वो आपको अपने पास रखने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये नहीं कि हर वक्त कि सुबह भी खा रहे, दोपहर को भी, शाम को भी, एक टाइम ऐसा हो। और दोपहर का टाइम मेरा ख्याल है बेस्ट होता है, रात के टाइम तो सैलेड लें भी ना, वो ज़रूरी है। वो लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं डाइजेस्ट नहीं होता, तो आप खीरा ले सकते हैं, लेकिन अगर हमारे रात के खाने भी तो लेट होते हैं ना, तो देखिए अगर आप 9-10 बजे सैलेड ले रहे हैं तो कहाँ डाइजेस्ट होगा? वो नहीं ठीक। अगर आप मगरिब के टाइम या मगरिब की नमाज के बाद अपना डिनर करते हैं तो आप आराम से सैलेड भी ले सकते हैं, लेकिन ये है कि आप उसके बाद फिर टाइमिंग होते हैं ना, बिल्कुल ऐसी है, फिर आप वॉक करें, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके बाद। अच्छा, मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक दोनों में से अगर कोई एक बंदा कर सकता हो तो आप क्या सजेस्ट करती हैं? मैं कहूँगी फजर के बाद वॉक की जाए, बहुत अच्छा, आपके ना माइंड फ्रेश होता है उस टाइम पे, इतना खूबसूरत उस टाइम पे मौसम होता है। बेशक गर्मी भी है ना, आपको फ्रेश एयर मिलती है, बड़ा अच्छा रहता है वो टाइम। सही। लेकिन अगर टाइम नहीं है मॉर्निंग में, डीप ब्रीथिंग भी करें लाजमी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इवनिंग वॉक करें, मतलब ये है कि फिजिकल एक्टिविटी आपको जो टाइम सूट करता है ज़रूर करें, जो काम से बिल्कुल सही है। फिजिकल एक्टिविटी के साथ जब डाइट आप लेंगे तो थोड़ी अगर कैलोरीज ज़्यादा भी हो जाएंगी तो वो बर्न हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे आप जो है वो उसमें जो है वो अपनी बॉडी को मेंटेन करके चल पड़ेंगे। अच्छा, आजकल देखने में ये आता है कि लोग अपनी तरफ तवज्जो नहीं देते, ब्रांड्स पहनने हैं, ऐसे ही कपड़े ब्रांड के होने चाहिए, जूते ब्रांड के होने चाहिए, लेकिन कभी खाना ब्रांड का होना चाहिए या मुझे अपनी ज़ात के लिए कुछ ऐसा चीज़ खानी चाहिए, इस पे कोई बहुत कम लोगों का फोकस है। इसकी क्या वजह है? एक्चुअली ना हमने अपनी हेल्थ बहुत फॉर ग्रांटेड ले ली है। जब मैं हॉस्पिटल में होती हूँ तो मैं देखती हूँ कि आसपास पेशेंट्स इस तरह के हैं कि वाकई उनके पास जाके मुझे रियलाइज़ होता है कि ये अल्लाह ताला ने जो हेल्थ दी है ना, हम इसको बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। हमें ये होता है कि हमारी टेबल सामने सजी है, हमने कहना कि हमारा क्या काम, हमने तो बस खाना है ना, बाकी काम बॉडी का है, वो जो मर्ज़ी करे, जितना मर्ज़ी फ़ैट स्टोर कर दे और ये वो करे। तो हम बस ये सोचते ही नहीं ना कि हमारे, देखिए ये हदीस में भी है कि आपने एक हिस्सा खाने को देना है, एक पानी का और एक सांस का। सही। तो हम तीनों हिस्से जब खाने से ही भर देते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम खाने के बाद हमें नींद आ रही है, तो वो इससे ले आते हैं, हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। अगर हम इस तरीके के साथ खाना खाएं, एक हिस्सा खाना खाएं,
एक हिस्सा पानी का पहले लें और फिर सांस का। तो आप खुद देखें कि बहुत ज़्यादा जो है ना आप एनर्जेटिक फील करते हैं। बिल्कुल, जब आप ज़्यादा खाते हैं आप सोते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती अच्छा है। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने जो है वो उठाया है कि मैं अभी इस सवाल की तरफ जो है वो आने वाली थी, लेकिन थोड़ा सा मैं अभी इस सवाल से पहले मेरे पास एक सवाल था, बट मैं अभी इसी सवाल से जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो पूछूंगी कि ये क्या वजह है कि जब ज़्यादा खाना खा लें तो आपको नींद आनी शुरू हो जाती है, इसकी क्या वजूहत है? अच्छा, इसका यही है कि आप मतलब जब आपको भूख लगी हुई है ना, तो आप अपने माइंड में पहले ही सोच लेते हैं कि अभी जब खाना आना है ना तो मैंने तो बस बहुत खाना है। तो जब हम सोच लेते हैं, हम हमेशा वही एक्शन करते हैं जब हम अपने माइंड में सोचते हैं। तो जब हमने सोच लिया कि अब खाना आएगा और हमने खाना है, तो हमारा पेट चाहे आधी रोटी पे भर जाए, लेकिन क्योंकि हमने सोचा था कि हमने पूरी रोटी खानी है, तो हम हो सकता है सवा रोटी और खा लें, यानी मतलब पूरी से भी ज़्यादा थोड़ी पहले ही दिमाग को सेटिंग कर ली है, हम कर लेते हैं, पॉइंट दबा दिया है कि मैंने ज़्यादा खाना है। बिल्कुल ऐसा और आज चाहे आपसे खाया ना खाया जाए, लेकिन क्योंकि फिर माइंड सेट हो चुका है। जी ऐसे ही हमने अपने पोर्शन साइजेस खुद बहुत ज़्यादा कर दिए हुए हैं, ठीक है ना। अगर हमने बिस्किट्स खाने का दिल चाह रहा है तो हम हाफ रोल ही लेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि हम टिकी पैक से 2 बिस्किट्स जो 1 सर्विंग के इक्वल है उनसे गुजारा कर लें। तो फिर जब आप बहुत ज़्यादा खाना इस तरह खा लेते हैं, इवन कि मैंने लोगों को यहाँ तक कॉन्शियस देखा है कि अपना खाना किसी को नहीं देते। अगर कोई बीच में आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, कोई और बंदा आ जाए, या उसको जो है वो ये कहा जाए कि भाई जो है वो आप ये खाना जो है वो ले सकते हैं या नहीं, तो वो कोशिश उनकी यही होती है कि ये खाना मांगे ना और इनकार कर दे। ऐसे तो ये जो खाने के कॉन्शियस लोग हैं ना, ये फिर अपना जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, उनको ये नहीं पता चलता ना कि हम समझ रहे हैं कि हम खाना ना दे के अपना ही फायदा करें, लेकिन वो अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। नुकसान कर रहे होते हैं। अगर बुरा नुकसान है, किसी का क्या नुकसान है। तो बहुत ज़्यादा खाना खाने से फिर मैं उसी तरफ आऊँगी कि इसीलिए फिर आप लेथार्जिक फील करते हैं, आपको नींद आने लग जाती है, क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा ना टैंकी भर ली होती है अपनी। तो फिर आप कहते हैं कि आप जो है ना स्लीपिंग मोड भी तो है ना, हदीस मुबारका भी तो है कि भाई आप भूख रख के खाएं। बिल्कुल ऐसे तो नहीं ना कि आप जो है वो खाना देखें और खाने को जो है वो पड़ जाएं। बिल्कुल ऐसे। और अक्सर मैंने देखा है कि लोगों ने माइंडसेट जो ज़्यादा खाने का किया होता है ना, अपनी प्लेट में ज़्यादा खाना उतार लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। करना क्या चाहिए कि थोड़ा खाना अपनी तरफ उतारिए, थोड़ा थोड़ा लें। वो शादियों में ये होता है कि जी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मिलेगा नहीं, ऐसी प्लेटें भरी हुई होती हैं लोगों ने कि अभी भी यही कॉन्सेप्ट है। और मैं सोचती हूँ कि वो खाना फिर जो है आप क्यों किसी और को दे दें। सब लोग ये सोचते हैं कि हमने थोड़ा थोड़ा खाना उतारना है, ये खत्म हो जाएगा तो हम और ले लेंगे, तो खाना भी नहीं खत्म होगा। और दूसरी बात ये कि सबको मिल भी जाएगा। और तीसरी बात ये कि आपको कोई जो है वो डायरिया या कोई इस तरह की चीज़ भी नहीं होगी। एक्चुअली ना हमारी लाइफ में मॉडरेशन नहीं है। अब आप देखिए कि हमारे घरों में किसी दिन जब मटन बनता है तो सारे ऐसे टूट पड़ते हैं कि जैसे पता नहीं है, हर किसी कोशिश होती है सबसे ज़्यादा। तो फिर हम क्यों ना इसको ऐसे कर लें कि हम थोड़ा मटन के पैकेट्स बनाएं और हम हर वीक के दिन में प्रोटीन का वो पोर्शन शामिल कर लें, बजाय इसके कि हम सिर्फ एक ही दिन रखें। सही। तो मॉडरेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी मामले के अंदर। तो मैं ये कहूँगी कि मैनेज करके चीज़ों को चलना बहुत सिस्टमैटिकली चलें। आप सुबह उठें तो आपको पता हो कि आपने इस टाइम पे ये खाना है, इस टाइम पे ये खाना है। अपने दिन को ऑर्गेनाइज करेंगे तो आप बहुत सक्सेसफुल लाइफ गुजारेंगे। लोग कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, हम भूल जाते हैं, यानी अगर खाना है तो हम 2 घंटे बाद खाएं, हम भूल जाएंगे। कहती हूँ कि आप अपने माइंड के अंदर सोचें नहीं, आप अपना एक स्केड्यूल बनाएं अपनी लाइफ के लिए, यानी आप एक सिस्टमैटिकली तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो पूरे हाइपर होते होंगे कि भाई ये क्या, हमने आप अगर डाइट उन्हें सेट करके दे देती हैं, मान लेते हैं कि हम ये डाइट जो है वो करेंगे, और क्या जब दोबारा नेक्स्ट सेशन में आपके पास आते हैं तो आपको लगता है कि इन्होंने डाइट चार्ट को फॉलो किया है? अच्छा, वो अगर तो उनका वेट हमने जितना एक्सपेक्ट किया हुआ होता है कितना कम होगा, अगर नहीं होता तो साफ पता चल जाता है कि इन्होंने डंडी मारी हुई है बीच में और वो नहीं बता रहे होंगे कि हमने तो किया है, नहीं हुआ तो हम क्या करें। जी तो वो फिर ना ऐसे पकड़ना, हमें पता चल जाता है कि अगला बंदा सही बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये है कि और इसके लिए ना आपकी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप खुद डिटर्मिन्ड और मोटिवेटेड नहीं है। मैंने अंदाज़ा लगाया है कि किसी भी काम में, आप डॉक्टर हैं, कोई भी डोमेन है आपका, आप इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, वट आप किसी भी फील्ड में हैं, काउंसलिंग हर फील्ड में ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत आप जब तक दूसरे की काउंसलिंग नहीं करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से समझाएंगे नहीं, उसे वक्त नहीं देंगे, उसे समझ ही नहीं आएगी। जी बिल्कुल। यही डॉक्टर और पेशेंट का भी जो है वो मामला है कि जब तक आप सेटिस्फाइड करके पेशेंट को नहीं ना भेजेंगे, वो बार बार और पेशेंट्स भी ख़राब करेगा कि नहीं उस डॉक्टर के पास ही जाना, उसने तो मुझे बहुत थोड़ा टाइम दिया। बेशक उसको उसकी दवाई से आराम आ जाएगा,
सब कुछ हो जाएगा। लेकिन क्या कि उस डॉक्टर ने उसको टाइम नहीं दिया, इसलिए उसने माइंड सेट किया हुआ है कि ये डॉक्टर ही ठीक नहीं है। जी जी जी, ऐसे ही तो ये डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा जो है वो इस पर हिलजुल करनी पड़ेगी कि ज़रा पेशेंट को थोड़ा सा सेटिस्फाइड करके टाइम देकर जो है वो ट्रीटमेंट दें। एकदम से दवाइयाँ लिखकर जो है वो ना दे दें, क्योंकि उससे पेशेंट आपकी दवाई लेकर तो चला जाएगा। बिल्कुल। अब इतनी लाइन लगी होती है पेशेंट की कि डॉक्टर भी जो है वो एक एक पेशेंट को इतना टाइम देना शुरू कर दें, बिल्कुल, तो फिर ये तो मामला कहीं और ही चला जाता है। सही बात है। ये भी जो है वो अलग सी बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये तो हमने डाइटिंग की बात कर ली, कुछ थोड़ा सा हम ख़वातीन के बारे में बात कर लें कि जो ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा बल्की हो गई हैं, घर में रहते हुए घरों के काम कर रही हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जिस्म में इतनी ताकत नहीं है और किचन के काम कर करके ख़ुद खाने की आदत जो है वो ख़त्म हो गई है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, मैं भी जब खुद बनाती हूँ ना कोई चीज़, तो मेरा खुद दिल नहीं करता कि मैं खाऊं। ये मैं ठीक है और लोग जो है वो खा लें, या मैं खुद कोई चीज़ लेकर आई हूँ तो खुद खाने को दिल नहीं करता। हमारी ख़वातीन के साथ ये प्रॉब्लम है कि आप जब खुद चीज़ बनाते हो तो आपका खुद से खाने को दिल नहीं करता, जब सब खा लेते हैं फिर कहीं जाकर दिल करता है कि अच्छा चलें अब मैं भी खा लूँ। एक्चुअली मुझे लगता है कि पहले ना जो भी माँ है या बीवी है वो ना अपने लिए तो वैसे ही छोड़ देती है कि अच्छा हमने अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, उनकी प्रायोरिटी जो है उनके घर वाले ही होते हैं। ऐसे ही है। तो इसीलिए फिर वो कहते हैं कि हमने जो नाश्ता अपने लिए बनाना है बेहतर है जो बच्चे ने छोड़ा हम वो खा लें। हाँ। तो इस वजह से, और अगर देखिए उसकी डाइट तो खराब हो गई ना, उस खातून की जो घर की सरबराह है, जिसने पूरा घर लेके चलना है, बिल्कुल जिसने सारा, उसकी तो डाइट खत्म हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। और लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता, वो अपने खाने में इतने मगन होते हैं, कोई शौहर है, भाई है, कोई भी है, उसे एहसास नहीं होता कि जो बंदी किचन में खड़ी है, जो खाना बना रही है हमारे लिए, वो माँ है, भाभी है, बहन है, जो भी है, लेकिन क्या वो सही खा रही है? एक्चुअली ये बात बहुत बाद में आती है। आप देखें जो अनमेरिड होती हैं लड़कियां, उनके भी यही पेरेंट्स कहते हैं या वालदा यही कहती हैं कि ये जो बोटी है ये भाई के लिए रख दो, तुम रहने दो, तुम ना खाओ। हाँ, तो वो एक्चुअली हमारा ब्रॉटअप ऐसे हो रहा होता है कि हम लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है हमने खुद खाएं या ना खाएं, अगला बंदा खाए। लेकिन मुझे लगता है कि बैलेंस होना चाहिए, हर बंदे को प्रॉपर चीज़ मिले। और जो आपने कहा कि जैसे हाउसवाइफ हैं वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा फील करती हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। एक तो ये वजह है कि उनकी घर के कामों में वो इतना होती हैं कि वो फिज़िकल एक्टिविटी भी नहीं करती हैं। यानी 15-20 मिनट आप स्टार्ट तो करें, लेकिन आप स्टार्ट ज़रूर करें। और फिर अगर उनको भूख लग रही है तो वो अगर एक रोटी खाई है तो मज़ीद एक और रोटी खा लेंगी, या चावल खाएँ तो वो मज़ीद और खाएंगी। वो ये नहीं करेंगी कि हम बाकी की भूख जो है ये सबसे पहले हम सैलेड खाएं, उसके बाद जो हमारी भूख है उसके अंदर हम अपनी रोटी को हम या कोई ऐसी चीज़ खा लें जहाँ से हमें प्रोटीन या कोई ऐसी चीज़ मिल जाए। यही वजह है कि उनका फिर घर में रहते हुए सारा दिन काम करने के बावजूद उनका वेट बढ़ता है, क्योंकि वो डबल पोर्शंस लेने लग जाती है, खा भी नहीं रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये है कि बस जो मिलता है वो खाती जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सही। तो इसमें फिर क्या करना चाहिए? अब ऐसी ख़वातीन के लिए जो है वो क्या हम कोई कैंपेन तो नहीं शुरू कर सकते हैं लेकिन उनको समझा ही सकते हैं। तो अपने खाने का, अपनी डाइटिंग का ख्याल किस तरह रखना है, और जो खातून खुद से खाना बना रही है, मैं ये समझती हूँ अगर मुझसे कोई सजेशन ले तो मैं तो ये समझती हूँ कि उसके लिए कुछ डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए। उसे अपने लिए कुछ अलग से कुछ रख लेना चाहिए कि जिस वक्त में अगर वो कोई सालन बना रही है तो कोई फ्रूट या कोई जूस या कोई दूध, इस तरह की चीज़ जो है उसके पास कोई एक्स्ट्रा हो, जिसमें से वो उस टाइम जो है वो ले ले, और जब बाद में उसका खाना खाने को दिल करे तो वो फिर खाना जो है वो खा ले। हाँ जी, ये चीज़ होनी चाहिए, अपने पास रखना चाहिए उनको कुछ ना कुछ, ताकि वो खाएं। और फिर अगर उनका उस टाइम पे खाने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन अपने लिए निकालें ज़रूर, जब उनका दिल चाह रहा है वो खाएं। और साथ में मैं यही कहूँगी कि आप अपनी जो है अपने लिए टाइम निकालें। अगर आप दोपहर का खाना खा रहे हैं तो उसमें सलाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डाइट में इंक्लूड करें। आप थक जाते हैं तो आप कहते हैं कि बस जितनी रोटियाँ हैं हम खा लें, ऐसा ना करें। आप अपना खाना ही सैलेड से स्टार्ट करें, और अपने मिड मॉर्निंग के अंदर 2 मेजर मील्स के दरमियान आप दूध का इस्तेमाल करें, आप दही का इस्तेमाल करें, आप फलों का इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ फ्रूट चाट भी देखा जाए तो कोई स्पेशल मेहमान आ रहे हैं तो फ्रूट चाट बन रही है, वरना फ्रूट्स पड़े हैं करें अपने लिए। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपने नहीं बनानी है तो कोई मसला नहीं है, आप उसको ऐसे ही खा लें, लेकिन ये चीज़ें ऐड ज़रूर करें डाइट में। हमारा सारा जोर जो है ना वो रोटी और सालन पे है, चाहे वो अपने घर हो, किसी के घर दावत पे जाएं, या फिर हम कुछ भी करें। एक बड़ी खास चीज़ आपकी इस बात से याद आ गई कि फ्रूट चाट जो है वो मेहमानों के लिए बनती है। मेरे घर में चना चाट जो है ना वो ईद पे बनती है। देखें फिर आप, हालांकि कितना अच्छा वो सोर्स है। देखिए चना चाट जो है वो बहुत, मैं अक्सर अपनी अम्मी को कहती रहती हूँ कि जो है वो चने बनाया करें घर में, जो है वो वाइट चने या ब्लैक चने इसको बनाया करें, ये बड़े अच्छे होते हैं सेहत के लिए। बट वो ये मुझे पसंद नहीं है, तो वो जब उनको पसंद नहीं है तो फिर हमारे लिए भी जो है वो नहीं बनते। बिल्कुल, वो फिर अगर बनाने होंगे तो हमें खुद ही बनाने होंगे। वो हम लोगों ने ना अपने एक तो माइंड में चीज़ सोची हुई है, और हमने अपने माइंड में सोचा है कि ये वाला मौका है तो हमने इसी मौके पे ये चीज़ बनानी है। जो चीज़ पसंद नहीं ना होती वो बच्चों के लिए भी नहीं बनती। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये भी बड़ा इशू है।
हैं। ये बिल्कुल ऐसे तो ही है। ये चीज़ें फिर बच्चों को खुद सोचनी चाहिए कि वो अपने लिए खुद जो है वो थोड़ा सा जो है वो कुकिंग सीखें, और वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चियों को और बच्चों को जो है उस चीज़ के लिए ट्रेन करें कि अपनी डाइट का देखिए, डाइट आपने किसी ने आपके मुंह में निवाले नहीं डालने आके, डाइट का ख्याल आपने खुद रखना है। आपको भूख लग रही है, आपको फील हो रहा है कि मुझे भूख लग रही है, आप जो भी आपका कंसर्न पर्सन है आप उसको बताइए कि भूख लग रही है, वो आपके लिए भूख के कोई इंतजाम जो है वो करके दे। अगर आप बड़ी ओवर एज हैं, उम्र के हैं, जैसे घर में बुजुर्ग होते हैं जो खुद से नहीं कर सकते, किचन में नहीं जा सकते, तो वो फिर उस टाइम वो क्या करते हैं कि भूखे रहते हैं कि मैं अगर किसी को कहूँगा तो आगे से मुझे कोई बात सुनने को मिल जाएगी या क्या होगा, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर कमज़ोर होते रहते हैं। अब इस गुस्से और इस तकब्बुर को जो आप अपने अंदर रख के बैठे हुए हैं कि मैंने किसी को कहना है, उसने मुझे आगे से बातें सुना देनी है, भाई अब बातें सुना देनी है तो सुना दे, आपको भूख जो लग रही है आप उसको तो क्लियर करें ना। ये मुझे बड़ी अपने बुजुर्गों से जो है वो शिकायत है इस चीज़ की कि ऐसा ना किया करें कि भूखे ना रहा करें, आपको जिस टाइम जो चीज़ चाहिए आप मांग लिया करें, क्योंकि उसके बाद जो आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा ना और आगे जाके जो डॉक्टर्स की बातें सुननी पड़ेंगी वो फिर उन्हीं को सुननी पड़ेंगी जो आपको बातें सुना रहे हैं। ऐसे तो ये चीज़ें जो है ना, ये घर के और लोगों को भी चाहिए कि अगर एक बुजुर्ग है उसको बार बार भूख लगती है, शुगर पेशेंट है उसको बार बार भूख लगती है, उसके लिए खाने का या चीज़ों का इंतजाम वैसे ही घर में मौजूद होना चाहिए ताकि वो ऐसे चॉइसेस पे ना जाए जो कि उसके लिए अनहेल्दी है। एकदम कोई ऐसी चीज़ ना खाए जो एकदम ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा कर दे। बिल्कुल। और समटाइम्स ऐसे होता है कि शुगर के पेशेंट जब सुबह उठते हैं तो उनकी शुगर लो हुई भी होती है। अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर आप रात को दूध लेकर सो सकते हैं ताकि आपकी जब सुबह उठें तो आपकी शुगर एकदम लो हुई भी ना हो। लेकिन अगर आप सुबह उठते हैं और आपकी शुगर हाई में जा रही है तो फिर आप वो दूध जो है रात को निकाल दें। हाँ सही कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो बुज़ुर्ग हैं ज़रा ओवर एज 50 प्लस या 60 प्लस की जो है हम बात कर लेते हैं, वो अपनी डाइट खुद नहीं ले सकते, जैसे बच्चे नहीं ले सकते। बच्चों की भी डाइट आप देख ले, बच्चे कितने वीक हो रहे हैं और बच्चे जो है वो खाते नहीं हैं, माओं की ये शिकायतें आती हैं। तो ऐसे में बच्चों को किस तरह खिलाया जाए या बुज़ुर्गों के लिए खाने का इंतज़ाम कैसे किया जाए, और उनको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर ये 2-3 चीज़ें दे दी जाएँ तो चलें कोई बात नहीं, वो खाना ना भी खाएँ तो पूरा हो जाता है। अच्छा फिर उसके अंदर यही है कि उनके तो पहले हेल्थ देखनी पड़ेगी ना, कि अगर उनको डायबिटीज़ या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो ठीक हैं, यानी तो फिर वही बात मैं आपको कहूँगी कि अपनी खानों के अंदर सलाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक नेचुरल चीज़ है, वो उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर आप वेजिटेबल्स, आपके दांतों को प्रॉब्लम है वैसे नहीं खा सकते तो कोई मसला नहीं है, आप हल्की हल्की बॉईल करके खा सकते हैं उनको, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ज़रूर लें। बिल्कुल। और उसके अलावा फलों का इस्तेमाल करें, आप रोटी सालन भी खाएँ लेकिन आप बाकी तरफ भी ध्यान करें कि आपके बाकी फूड ग्रुप्स भी हैं। आप बहुत शुक्रिया तुबा आपका कि आप तशरीफ़ लाई और आपने बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो हमें अपनी सारी कैलोरीज कैसे पूरी करनी है, डायबिटिक पेशेंट्स को, कोलेस्ट्रॉल लेवल को, यूरिक एसिड को जिस तरह आपने डिफ़ाइन किया और हमें बताया कि डाइट में क्या क्या चीज़ें लेनी ज़रूरी हैं। उम्मीद है कि आज टाइम आपको पसंद आया होगा, और अगर आप डाइट के हवाले से कोई भी सवाल करना चाहते हैं या आप शुगर पेशेंट हैं या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है या यूरिक एसिड का मसला है और डाइट प्लानिंग अभी तक सेट नहीं की है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप मेरे प्रोग्राम पे जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं, और साथ आपके कमेंट्स आते रहते हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स हैं। थैंक यू सो मच कि आप प्रोग्राम को पसंद करते हैं। हर दिन हर सुबह हर नए आगाज़ के साथ मेरी कोशिश होती है कि एक नए टॉपिक पे डिस्कशन की जाए। आज के टॉपिक के हवाले से भी ज़रूर बताइएगा, और साथ ही अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। बीमार होने से बेहतर है कि आप अच्छी डाइट लें और अपना ख्याल कर लें। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।